मैं हग करना चाहता हूँ बेबी। ठीक है, अब बेबी कुछ भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। अब विशेषता क्या थी कि ताऊ समय निकल रहा है। ठीक है, ताऊ समय निकल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकोलिया आपका अपने YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल वादा किया था आपसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आऊंगा आपके बीच में, और मैं लेकर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उनको भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि व्यवहारवाद का आखिरकार में परिचय क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, इसके बाद में अपन जानेंगे कि आधारभूत लक्षण, जिस प्रकार हमने व्यवहारवाद का अर्थ और उसके लक्षण जाने थे, उसी प्रकार अपन उत्तर व्यवहारवाद के भी जो परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो देखने वाले हैं। और लक्षण या आप बोल दो विशेषताएं, वो देखने वाले हैं। आखिरकार में ये क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वो सारी की सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम परिचय देखेंगे, यहाँ से लेकर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ट्रिक बनाए हैं मैंने, और यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी विशेषता। ठीक है, इसकी विशेषता को अपन ने जो ट्रिक के आधार पर याद करने का प्रयास करेंगे। इसकी 7 विशेषताएं हैं। ठीक है, जिस प्रकार व्यवहारवाद की 8 विशेषता थी, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं हैं। ठीक है, डिटेल से बात करने वाले हैं, और सारों को है ना, जो अपन जिस प्रकार हमने व्यवहारवाद की विशेषताओं को ट्रिक के आधार पर समझने का प्रयास किया था, उसी प्रकार अपन इनको भी करने वाले हैं। बोर नहीं करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और टेलीग्राम ग्रुप चैनल को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरी स्टडी पॉइंट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हैं, नोट्स हैं, कुछ भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिस आएगा, प्रैक्टिकल जो भी होगा, उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन को इसका परिचय जानना होगा। ठीक है, सामान्य परिचय। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन। यदि आप इसकी इंग्लिश भी लिख कर आते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन लिख दोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर एक विशेष बात आप ध्यान में रखना कि यदि मैं डायरेक्ट आपको उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ बता दूंगा तो आपको कुछ ध्यान नहीं रहने वाला है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसके पीछे की कहानी जाननी होगी, और ऑलरेडी मैंने पीछे की कहानी बता दी थी। इसके पीछे की कहानी क्या है कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण, उसके बाद में आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण आया, जिसे व्यवहारवादी उपागम कहते हैं, और उसके जस्ट बाद उत्तर व्यवहारवाद आया। तो आखिरकार में इन सब में कमियां थी, इसलिए इस उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हमने देखा था, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, 1939 से 1945 तक चला, उससे पहले का जो टाइम था वो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण रहा, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, क्योंकि पूर्ण परफेक्ट कोई नहीं होता, उसमें चाहे कोई भी हो, उसमें है ना जो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। पूर्ण परफेक्ट कोई भी नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखना। किसी न किसी चीज़ में है ना, जो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो हमेशा ध्यान रखना पूर्ण परफेक्ट कोई नहीं है। तो अपन लाइफ में रुक क्यों सकते हैं, अपन रुक नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि पूर्ण परफेक्ट तो कोई है नहीं, वो सुप्रीम पावर है पूर्ण परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी कमियां थी इसमें। इन कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि ये कल्पनाओं पर आधारित था, बड़ी बड़ी कल्पनाएं की जाती थी, बड़े बड़े आदर्श प्रस्तुत किए जाते थे। ठीक है, तो कल्पनाओं पर आधारित था। इसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण आया 1945 के बाद में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण आया, जिसे क्या बोला गया, व्यवहारवादी उपागम भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक प्रकार से इसने है ना, जो इसका ठेका ले लिया, एक प्रकार से ठेका ले लिया, जिस प्रकार एक श्रमिक होता है ना, वो ठेका ले लेता है कि मैं इतना इतना काम कर दूंगा। ठीक है, जैसे कुछ मकान बना रहे हैं तो कोई कारीगर जो होता है ना, उससे जो काम बिगड़ जाता है तो दूसरे कारीगर को बुलाया जाता है कि भाई तू ठेका ले ले, तू सही कर दे। उसी प्रकार ये भी एक प्रकार से ठेकेदारी थी, क्योंकि इसमें है ना जो बहुत सारे विद्वान थे, तो इन्होंने ठेका लिया कि मैं परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब इसको ठेका दे दिया गया 1945 के बाद का। ठीक है, तो 1945 से 1965 और 70 तक है ना, जो इन्होंने खूब प्रयास किया सुधार करने का, यानी लगभग इन्होंने 20 साल प्रयास किया इस दृष्टिकोण में सुधार करने का, लेकिन ये पूरी तरीके से सुधार नहीं कर पाए। ठीक है,
लगभग कामयाब हुए। ये इनका मेन मकसद क्या था कि इसके अंदर कल्पना, जो कल्पना के आधार पर सोचा जा रहा है उसको वैज्ञानिक बनाया जाए, और आखिरकार में आपने देखा कि इस दृष्टिकोण में आखिरकार में वैज्ञानिक बनाया भी गया, लेकिन काफ़ी हद तक ये सफल हुए, लेकिन पूरे सफल नहीं हो पाए। 80% मान लो, जैसे अपन की सोच होती है ना कि 90 से ऊपर है ना जो मैं परसेंटेज बनाऊंगा, सोच होती है ना, और अपन अटक जाएं 80 पर, वो 60 पर ही अटक जाएं, या मान लो 70-75 मान लो, ठीक है, यहाँ तक ही अपन रह जाएं, तो अपने बढ़िया परसेंटेज तो ठीक ठाक हमने परसेंटेज तो बना ली, लेकिन जो 90 है उससे ऊपर तो नहीं कर पाए ना। उसी प्रकार इन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया, लेकिन पूरी तरीके से इसको सही नहीं कर पाए, ठीक है। अब इन सब में बुराइयों को दूर करने के लिए ये उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। समझ में आ गया? परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण और आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ था, ठीक है। यदि मैं आपको डायरेक्ट बता देता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये उत्तर व्यवहारवाद आया इसके 20 साल बाद में, ठीक है, यानी 1970 के आसपास में ये उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। अब जन्म होते ही है ना इसके, तो दो दल बट गए राजनीति में। कोई क्या सोच रहा था, कोई क्या विद्वान क्या सोच रहा था। तो जो पहला वाला जो दल था वो क्या सोच रहा था, इसमें जो विद्वान थे वो ये सोच रहे थे कि उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध आया है, यानी इसके विरुद्ध आया है। इसका ये उत्तर व्यवहारवाद है ना, जो व्यवहारवाद जो ये विचारधारा है इसका विरोधी है, ऐसी अफवाहें फैला दी गई। क्योंकि इसके जस्ट बाद में आया तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो उत्तर व्यवहारवाद आया है ना वो व्यवहारवाद का विरोध करने के लिए आया है, ठीक है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी था जिसमें डेविड स्टन थे। डेविड स्टन एक प्रचलित नाम था। इन्होंने बताया कि आप जो सारे के सारे बोल रहे हो ना वो गलत हो। ये जो उत्तर व्यवहारवाद आया है वो व्यवहारवाद का विरोध करने के लिए नहीं आया है, उसमें सुधार करने के लिए आया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या? तो डेविड स्टन ने व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक था, आपको पता हो तो, और 8 विशेषताएं इसने बताई भी थी। तो वो खुद ही ये बोल रहा है कि ये सुधार करने के लिए आया, विरोध करने के लिए नहीं आया है। तो इनका इसको ज़्यादा समर्थन दिया गया। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक विशेष इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद ने, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण, ये राजनीतिक है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रखा है, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण और आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। इसे आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण बोल दो या फिर आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण बोल दो, ठीक है। तो इन दोनों में तालमेल बैठाने का प्रयास किया। ये जो उत्तर व्यवहारवाद आया था वो इन दोनों में तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहा था। इनकी जो कमियां थी उनको दूर करके इन दोनों में तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इनमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये उत्तर व्यवहारवाद आया था, दोनों दृष्टिकोण में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ विद्वान हैं जो इसके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब ये बोलना चाह रहे हैं तो बोलना चाह रहे हैं ना, ठीक है। अब एक स्टूडेंट था जो मैं लाइव आया था, तो उन्होंने ये पूछा था मेरे से कि मेरे को याद नहीं होता, याद कैसे करें, ठीक है। फिर मैं लाइव था तो उस टाइम में जवाब नहीं दे पाए, तो बाद में उन्होंने कमेंट किया कि आप हमारे जो आंसर है उनका उत्तर ही नहीं देते हो, ठीक है। तो देखो याद करना है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको गॉड गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है, भगवान द्वारा है ना जो उनको गोल्डन गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है। माइंड उनका पहले से ही अच्छा होता है, उनको एक या 2 बार याद करते ही है ना जो याद हो जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद थे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको याद नहीं होता, तो 2 कारण हो सकते हैं। अब याद नहीं रहने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है कि आप चीज़ों को रट रहे हो, ठीक है, और रटी हुई चीज़ है ना जो याद नहीं रहती, कुछ समय बाद में आप भूल जाते हो, ठीक है। जब चिंता ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है ना एग्ज़ाम का, उस टाइम आप भूल जाओगे। जो आंकड़े होते हैं उनको आप रट सकते हो, ठीक है, जो ट्रिक है उनको रट सकते हो।
लेकिन हर चीज़ में जैसे थ्योरी है उसमें आप चीज़ों को नहीं रट सकते। तो एक चीज़ तो वो हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने माइंड को गलत चीज़ों में, गलत आदतों में व्यस्त कर रखा है, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं। अब दोस्त बनाओगे तो दोस्त भी ऐसे बना रखे हैं बिल्कुल बेकार, और उनका पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं। एक तो आपका टाइम व्यस्त ख़राब हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर जाते हो ना तो बहुत गंदे गंदे विचार अपने माइंड में लेकर आते हो, और विचारों का प्रभाव है ना बहुत ज़्यादा होता है। एक विचार है ना जो सामने वाले बंदे को सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। तो वो गलत विचार जैसे और ये विचार है ना जो अपन के माइंड में चलते ही रहते हैं। जैसे कल मैंने है ना जो लाइव क्लास ली, ठीक है, तो उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, तो वो क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में चल रहे होंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हाँ मैंने तो वो क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्यों आपको पता है? क्योंकि अभी भी वो माइंड में चल रहा होता है, लेकिन अपन को पता नहीं चलता। इसलिए जो गलत संगतें हैं उनको छोड़ो, ठीक है। ये आदतें छूट जाएंगी। 21 दिन का आपका टारगेट होना चाहिए। घर में रहना है, दोस्तों में नहीं जाना है, चाहे पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको रुचि बढ़ने लगेगी, और एक साथ चीज़ों को याद करने का प्रयास मत करो, थोड़ा थोड़ा टारगेट लो, ठीक है। फिर आदत बन जाएगी ना, फिर मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ऐसा करना है, गलत आदतें छोड़नी है, गलत लोगों के साथ में, गलत स्टूडेंटों के साथ में नहीं रहना है। और माइंड की एक कैपेसिटी होती है, आप गलत विचारों को उसमें माइंड में डालोगे ना तो फिर वो जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ऐसा करना है। आपके एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जो वो स्टूडेंट था वो देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब ये दो विद्वान हैं, आप देख रहे हो, ये है माइकल हैस और दूसरा विद्वान कौन सा है? थियोडर एल बेकर, ठीक है। तो ये जो लास्ट का नाम है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, इतना बड़ा नाम याद कर लेना, ठीक है। एक माइंड से है ना जो एक बार निकाल दो इन दोनों नामों को, ठीक है, माइकल हैस और थियोडर एल बेकर, ठीक है। एक बार माइंड से निकाल दिया। अब अपन ट्रिक के आधार पर इसको समझ लेते हैं। ट्रिक मैंने बहुत शानदार बनाया, आपकी जैसी ट्रिक है, ठीक है। मैं हग करना चाहता हूँ बेबी, ठीक है। अब बेबी कुछ भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। अब आप बच्चा किसे बोलते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बहुत सारे लव गुरु है ना जो क्लास को देख रहे होंगे, तो उनके माइंड में तो बेबी को लेकर बहुत ख्याल आ रहे होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बेबी से इन नामों को याद रख ले तो क्या बुराई है, ठीक है। तो इससे अपन को क्या बने, हैस, वो हग, हग का मतलब क्या होता है? गले लगाना, ठीक है, हग, ठीक है। इससे अपन को है ना जो इसके ऊपर दो मात्रा लगा देंगे और इस गै को है ना जो सह में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो हैस, इनका कोई ट्रिक उरिक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दे दे तो आपको याद हो जाएंगे ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो हैस आप शॉर्ट में नाम याद रख लो, फिर इसके माइकल लगा दो, क्योंकि एक बार हमने है ना जो चीज़ों को रिपीट कर लिया है, तो माइकल हैस, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो बेबी है ना, इससे जो बै है, इससे अपन को क्या बनाना है? बेकर, ठीक है, बेकर बनाना है। और बाकी की चीज़ें आप पहले ये लगा दो, इससे पहले क्या जोड़ोगे? थियोडर एल बेकर, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर ये जो विद्वान है वो क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं ये दोनों विद्वान। ये बोल रहे हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के जन्म और विकास के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं कि इसका जन्म किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, और इसका विकास क्यों हुआ। क्योंकि हमारा जन्म हुआ, उसके बाद में है ना जो हमारा विकास भी हुआ, हमारे शरीर के जो अंग है उनमें भी वृद्धि हुई। उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद का भी जन्म हुआ और उसका विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें ये दोनों स्पष्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जन्म क्यों हुआ। देखो इन्होंने एक सिद्धांत बताया, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा इसका जन्म और विकास हुआ, ये बोल रहे हैं, ठीक है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया आपने उसमें भी देखी होगी, मार्क्सवाद ने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, वाद और प्रतिवाद, दो चीजें चलती हैं, ठीक है। तो इन्होंने वाद किसको बताया? इस दृष्टिकोण को बताया, ठीक है, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण को। और प्रतिवाद किसको बताया? व्यवहारवादी राजनीतिक दृष्टिकोण। शॉर्ट में लिख रखा है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण और यहाँ पर व्यवहारवादी राजनीतिक दृष्टिकोण। तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों को इनमें शामिल कर लिया और ये बता रहे हैं कि इनके बीच में है ना जो अंतर्विरोध हुआ, इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच में अंतर्विरोध हुआ और उसके बाद में संघर्ष चला, ठीक है। और संघर्ष चलने के बाद में आखिरकार में अंतिम निर्णय तक पहुंचे और ये उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो यहाँ तक बढ़िया तरीके से, स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो यहाँ पर आती रहती हैं, ठीक है। अब है ना जो अपन लक्षण जान लेते हैं या इसकी विशेषता आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बैक लेकर चलूँ
कि डेविड स्टन था, इसका नाम बहुत प्रचलित रहा। डेविड स्टन ने इस ये जो उत्तर व्यवहारवाद था उससे पहले कौन सा वाद आया था? व्यवहारवाद। ठीक है, तो उसकी विशेषता किसने बताई थी? डेविड स्टन ने। कितनी विशेषता बताई थी? 8 विशेषता बताई थी। और उन 8 विशेषताओं को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला। ठीक है, और हमने ट्रिक के आधार पर नाम भी याद किए थे कि निशा तक पहुंचने के लिए प्रमाण देने होंगे मु सु। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद में है ना, जो इसने क्या जो पुराने व्यवहारवादी उपागम की 8 विशेषताएं बताई, जो व्यवहारवाद था उसकी 8 विशेषता बता दी, जिसको किस नाम से जाना जाता था? व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला। ठीक है, इस व्यवहारवाद का दूसरा नाम क्या था? ये था। ठीक है, इसके बाद में डेविड स्टन उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या करते हुए 7 आधारभूत मान्यता प्रस्तुत की। अब उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता जो है ना, वो भी यही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ तक एक दूसरे से सारी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। यदि आप है ना जो जोड़कर चीज़ों को पढ़ोगे तो बिल्कुल ही आसानी से है ना जो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने है ना जो 8 बताई और इसके जस्ट बाद में है ना जो इसने 7 बता दी उत्तर व्यवहारवाद की। ठीक है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या कर रहे हैं और इसने है ना जो विशेषता में कितनी विशेषता बताई? 7 विशेषताएं बताई। और इन 7 विशेषताओं को क्या कहा जाता है? प्रासंगिकता का सिद्धांत। ठीक है, और एक नाम और है इसका, एक बृहत अवधारणा का सारांश। ठीक है, सारांश। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब अपन को है ना जो विशेषता अपन को जाननी है, ये 7 विशेषता बता रहे, उनका नाम भी तो अपन को याद होना चाहिए ना। तो मैंने ट्रिक बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इससे अपन है ना जो 5 विशेषताएं याद रखेंगे और 2 विशेषताएं अपन वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो विशेषता क्या थी? कि ताऊ समय निकल रहा है। ठीक है, ताऊ समय निकल रहा है, मानव मूल्यों की रक्षा कर। और गाना भी चला था, ताऊ पात से हट जाए, इस प्रकार का गाना था वो। ठीक है, तो ताऊ तो सबके होंगे ना, सबके हैं ना ताऊ। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि जो मान लीजिए मेरा ताऊ है, तो मेरा ताऊ ये बोल रहा है कि समय निकल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि ताऊ समय निकल रहा है, मानव मूल्यों की रक्षा कर। मानव मूल्य कौन है? भावनाएं, कि ताऊ भावनाओं की रक्षा कर। ठीक है, तो ताऊ है ना जो ऐसे भी आता है। ठीक है, अपन तो ताऊ है ना जो छोटा ऊ ही लगाएंगे। ठीक है, अब है ना जिसकी विशेषता है अपन ध्यान रख लेते हैं। इससे क्या बनेगा? तकनीक। ठीक है, ये जो तय है ना इससे तकनीक बनेगा। ठीक है, इससे बड़ा वाक्य बनेगा, पॉइंट देख लेना, अभी बनाऊंगा मैं आपके सामने। इससे क्या बनेगा? उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, पॉइंट बड़े बड़े पॉइंट बनेंगे इनसे। ठीक है, और ये जो समय है ना, इसमें जो सम है ना, सम, इससे क्या बनेगा? समकालीन। ठीक है, अभी आगे बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और इससे है ना ये पूरा का पूरा काम आने वाला है। ठीक है, मानव मूल्य की रक्षा, इससे एक पॉइंट बनेगा और इससे एक पॉइंट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ठीक है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी विशेषता यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, ले लिया होगा आपने। तो हमने जो तकनीक बताई है उसकी विषय उससे क्या बनेगा? तकनीक। इससे क्या बनेगा? पहला है। ठीक है, तकनीक से पहले सार पर बल। हाँ, सार का महत्व लिख लो। ठीक है, सार का महत्व है। ठीक है, तो ये देखो कितना बड़ा वाक्य बना दिया। और यदि वैसे के वैसे आप याद रखोगे तो फिर थोड़ा बहुत माइंड से निकलने में जो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो तकनीक से पहले सार का महत्व है। ठीक है, तो जो सार होता है ना क्वेश्चन की क्या लिखोगे? उद्देश्य। सार का क्या मतलब होता है? उद्देश्य। ठीक है, इसको मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा हमने क्या उठाया था? ऊ से क्या बनाया था? उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। ठीक है,
क्यों बल देता है वो सारी की सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। तीसरी विशेषता समकालीन, ठीक है। तो इस समकालीन जो शब्द है इससे भी बन जाएगा, ठीक है। समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता, समाधान की आवश्यकता है। बिल्कुल इजी है इनका अर्थ, ठीक है। इसके बाद में है ना जो चौथा हम अपन निकालेंगे इससे, कहाँ से, मानव मूल्यों की रक्षा, ठीक है। यहाँ से आप लिखोगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, मानव मूल्यों की रक्षा मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और पांचवा जो आप देखोगे, पांचवा जो है ना इस शब्द से निकलेगा, मूल्य, ठीक है। मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है, ठीक है। देखो हमने है ना जो आसानी से एक वाक्य में कितने 5 आपके पॉइंट यानी 5 विशेषताएं हमने याद कर ली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसके बाद में जो छठा है ना अपन को वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का कार्य विज्ञान एवं मनन विज्ञान दोनों ही है, ठीक है, दोनों ही है। और सातवां है व्यवसाय एवं राजनीतिकरण अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से क्लियर आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको अगली वीडियो में थोड़ा डिटेल से और समझा दूंगा सारी की सारी विशेषताओं का। बिल्कुल ही ईजी है, यदि माइंड में सोचोगे बिल्कुल ईजी तो सब कुछ ईजी है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।